हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, हॉलीडे भी इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू जूम एजुकेशन। हम कर रहे थे अपनी बुक हनी सकर। उस बुक के हम काफी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, पोएम भी कर चुके हैं और चैप्टर्स जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारी प्यारी स्टोरीज हमने रीड की। और आज हम कर रहे हैं अपना 7th चैप्टर फेयर प्ले। आज 7th चैप्टर करेंगे और उसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है दो दोस्तों की, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। तो उनकी स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये कुछ लाइंस इस चैप्टर के बारे में लिखी हुई हैं वो रीड करती हूँ। हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके कभी भी जो आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही गहरा खास दोस्त रहा हो, बेस्ट फ्रेंड आपका रहा हो, बहुत ही क्लोज फ्रेंड आपका रहा हो, क्या कभी उसने ऐसा किया है जो आपको लगे कि गलत है? व्हाट डिड यू डू देन? तब आप क्या करते थे, आपने क्या किया? अगर उसने आपको लगा कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया है तो फिर आपने क्या किया? उससे बोलना छोड़ दिया या अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी? तो क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? क्या आप बिल्कुल शांत रहे? कीप क्वाइट का मतलब हो गया चुप रह जाना, चुप होना। क्या आप बिल्कुल चुप हो गए यानी उससे बोलचाल बंद कर दी, चुप होना? या फिर आपने उसको उसकी गलती बताई कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? उसको ये कहोगे कि तुमने ऐसा कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे गलत लग रहा है, ये सब बताओगे? या फिर ये कहोगे कि मतलब कुछ भी नहीं कहोगे, बिल्कुल ही शांत रहोगे, चुप रहोगे और उसको छोड़ दोगे, लेट इट गो? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। ये कहानी दो दोस्तों की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। Who had to decide what was more important? और जो कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि फ्रेंडशिप में भी कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। और किस चीज़ के बारे में ये कहानी है? दोस्ती और दुश्मनी की। एनिमिटी कि दोस्ती, और दोस्ती जो उनकी है दो फ्रेंड्स की, दुश्मनी में बदल जाती है। और सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस कहानी के थ्रू हम पढ़ेंगे वो है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये स्टोरी रीड करने के बाद हमें पता चलेगा। अच्छा, अभी मैं इस चैप्टर की छोटी सी स्टोरी आपको सुना देती हूँ, बहुत ही ब्रीफ में, स्मॉल करके। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, पार्ट 1-2 में है, तो हम धीरे धीरे इसको लाइन बाय लाइन इसको रीड करते चलेंगे। इसमें जुमन शेख एंड अलगू चौधरी जो होते हैं वो दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जुमन शेख की आंटी जो होती है वो उनके साथ रहती है, लेकिन वो अपनी आंटी की केयर अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक पंचायत बुलाती है गांव में। और पंचायत में पंच अलगू चौधरी को चुनती है, अलगू चौधरी को वो सरपंच बना देती है कि तुम मेरा फैसला करोगे। हालांकि अलगू चौधरी जुमन शेख का फ्रेंड था और जुमन शेख को भी यही लगता है कि वो मेरा साथ देगा। लेकिन जब आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए होते हैं, कुछ आपको सही और गलत का फैसला करना होता है, तो आप वहाँ दोस्ती दुश्मनी, अपनी जो फ्रेंडशिप होती है, अपना सगा संबंधी जो होता है, वो चीज़ें भूलनी होती है। उनसे ऊपर उठकर हमें सही और गलत को जज करना होता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज़ें देखनी होती है, बिल्कुल इम्पार्शियल होके, मतलब बिना पार्शियलिटी के, बिना पक्षपात के आपको जज करना होता है। तो पहले पार्ट में हम यही देखते हैं। अगली बार क्या होता है कि अलगू चौधरी ने अपना जो बीमार सा बैल होता है वो समझू साहू को बेच देते हैं। यहाँ जब वो फैसला करते हैं ना अलगू चौधरी उसकी जुम्मन शेख की आंटी के फेवर में, तो इन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। ये दोनों बोलना बंद कर देते हैं और जुम्मन शेख को लगता है कि मेरा दोस्त होते हुए भी इसने आंटी का साथ दिया, तो वो उससे खफा हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके इससे बदला लूंगा। उसके बाद अगली बार में क्या होता है कि अलगू चौधरी एक अपना बैल उसको समझू साहू को बेच देता है, वो बीमार बैल था।
लेकिन समझो साहू को जब वो बेचा तो वो ठीक था। समझो साहू क्या करते हैं, उस बैल से बहुत काम लेते हैं और उसे खाने पीने के लिए कम देते हैं, जिसकी वजह से बैल मर जाता है। और फिर वो अलगू चौधरी पर केस कर देते हैं कि तुमने तो मुझे बीमार और बहुत ही गंदा बैल दिया था, मैं आपको इसके पैसे नहीं दूंगा। फिर क्या होता है, फिर से मामला पंचायत में जाता है और इस बार पंच बनते हैं जुम्मन शेख। अब वो पंच बनते हैं तो उसको बहुत सारी चीजें रियलाइज होती हैं कि उसने क्या गलत किया था और क्या सही। तो अब ये सारी चीजें हम इस प्यारी सी कहानी के थ्रू पढ़ेंगे। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। उनका बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती उनकी थी कि गांव में सब जगह उनकी दोस्ती की चर्चा थी। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। इतनी गहरी दोस्ती थी, अगर एक कोई गांव से दूर चला जाता था तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता था। लुक आफ्टर का मतलब हो गया केयर करना या फिर देखभाल करना। तो दोनों एक दूसरे की फैमिली का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे। देखभाल करना ये कब करते थे, जब कोई एक दूसरे गांव से चला गया हो। मान लो अगर एक को जुम्मन शेख को काम पड़ गया, वो कहीं बाहर चला गया और उसको वहीं रुकना पड़ गया, तो अलगू चौधरी उसकी पूरी फैमिली की केयर करते थे। और अगर अलगू चौधरी बाहर चले गए कहीं और उसको काम आ गया तो जुम्मन शेख पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके परिवार की देखभाल करते थे। इतनी गहरी इनमें दोस्ती थी। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों ही रिस्पेक्टेड थे, मतलब हर कोई उनका सम्मान करता था गांव में। बहुत ही अच्छा उनको माना जाता था, काफी मान सम्मान था। रिस्पेक्टेड का मतलब काफी मान सम्मान इज्जत वाले वो लोग थे। जुम्मन शेख हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी का मतलब धन, जमीन जायदाद, संपत्ति। दिस she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her। अब वो क्या करती है, क्योंकि वो काफी ओल्ड है, बहुत बूढ़ी हो गई है, अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती है। किसको? जुम्मन शेख को। क्योंकि उनकी आंटी है, अब उनके अपने कोई बच्चे तो है नहीं, तो वो सारी प्रॉपर्टी अपनी जुम्मन को दे देती है। अंडरस्टैंडिंग दैट, ये समझते हुए कि शी वुड स्टे विद हिम। स्टे का मतलब हो गया रहना, कि उसे उन लोगों के साथ, जुम्मन शेख और उसकी बीवी के साथ, उनके बच्चों के साथ रहना चाहिए। ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसकी देखभाल करेगा। क्योंकि अब प्रॉपर्टी दे दी है तो डेफिनेटली अब उसका सारा पैसा, सारा धन जुम्मन ने ले लिया है, तो जुम्मन की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो बदले में अपनी आंटी की देखभाल करे। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कपल ऑफ ईयर्स का मतलब हो गया कुछ सालों तक। जो अरेंजमेंट था, कैसा अरेंजमेंट किया कि भाई मैं आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देती हूँ और आप मेरी देखभाल करोगे इसके बदले में। तो ये जो अरेंजमेंट उनके बीच में हुआ वो कुछ सालों तक सही रहा, कुछ सालों तक उसने काम किया उस अरेंजमेंट ने। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और उसके बाद क्या हुआ, स्थिति बदल गई। सिचुएशन का मतलब जो हालात थे, जो सिचुएशन, जो वहां पर स्थिति थी वो बदल गई। सिचुएशन हालात या परिस्थितियां, हालात या स्थिति ये चेंज हो गई। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग भी मैं साथ के साथ कराती चल रही हूँ, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। देन द सिचुएशन चेंज्ड, अब सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब उनको क्या लगने लगा, जुम्मन और उसकी फैमिली को, कि हम तो इस बूढ़ी की सेवा करते हुए, इसकी देखभाल करते हुए थक चुके हैं। टायर्ड ऑफ का मतलब हो गया थकना, टायर्ड बिल्कुल परेशान हो जाना, उसको फेडअप हो जाना कि बस हमसे नहीं संभलता है। ऐसा होता है ना, कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अपने जो उनके एल्डर्स होते हैं उनकी देखभाल करना बिल्कुल उनको पसंद नहीं आता। जुमन बिकेम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। वो अब
इनडिफरेंट मतलब बहुत ही उदासीन हो गया, एकदम इग्नोर करने लगा टू हर, किसको, अपनी आंटी के, एज हिज वाइफ, जैसे उसकी वाइफ उससे बिहेव करती थी उसकी आंटी से, जो मन बे धीरे धीरे वैसा ही बिहेव करने लगा और एकदम से भूल गया कि ये मेरी आंटी है, ये ह्यूमन बीइंग है, मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। हु गर्ज्ड, गर्ज का मतलब शिकायत करना, इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, जो थोड़ा थोड़ा उनको, ग्रजेस का मतलब देखो, गेव अनविलिंगली, फेल्ट एंग्री अनहैप्पी। तो यहाँ देखो आपको कितने सारे एक ही वर्ड के मीनिंग दिए गए हैं, एक तरह से सिनोनिम दिए गए हैं। ग्रजेस का मतलब क्या हो गया, ग्रज का मतलब गेव अनविलिंगली, कि अनिच्छा से देना, मन नहीं होता तो भी वो काम करना पड़ता है। तो बस वो अब उसको खाना भी नहीं देना चाहते थे, कौन, उसकी वाइफ, जैसे उसकी वाइफ करती थी कि कैसे भी करके ये बूढ़ी मेरे घर से निकल जाए, बस इस तरीके से वो दिखाती थी, और उसको अनविलिंगली खाना देती थी, या फिर उसको बिल्कुल ना खुश होकर उसे थोड़ा बहुत खाना, अगर जो बूढ़ी सारा दिन में उनको चाहिए था वो भी उनको देना पसंद नहीं था। शी swallowed these insults along with her food for a few months। ले swallowed का मतलब होता है निगल जाना, यानी सहन कर लेना। swallowed का मतलब होता है वैसे तो निगल जाना, लेकिन यहाँ क्या मतलब हो गया, बियर करना, टॉलरेट करना, सहन करना। अब वो क्या करती है, अपने खाने के साथ उस इंसल्ट को, इंसल्ट होती है बेइज्जती, जो वो बार बार करते हैं, उस इंसल्ट को वो सहन कर लेती। कुछ महीनों तक तो उसने वो सब सहन किया, जो भी जुम्मन की वाइफ उसकी बेइज्जती करती, कुछ भी खाना देते वक्त मतलब उसको कुछ भी सुनाती, तो ये सारी की सारी बेइज्जती वो कुछ टाइम तक उस ओल्ड लेडी ने सहन की। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, लेकिन किसी भी इंसान की सहन करने की भी एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है कि बस अब यहाँ इससे ज़्यादा नहीं सहा जाएगा। जैसे हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है बोलने की, चलने की, खाने की। तो अब हम खाना मान लो 4 चपाती खाते हैं, और 5वीं चपाती हमने ज़बरदस्ती खा ली, तो क्या होगा, पेट दर्द होगा, या फिर वोमिट होगी, या फिर डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी वो यही बता रहे हैं कि सहन करके करने की भी एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। लिमिट हो गई सीमा, एक सीमा होती है। और पेशेंस सहनशीलता, सहनशीलता, अब वो सहन करने की भी वो कहती है कि लिमिट होती है, एक सीमा होती है कि कितना सहन करेगा। कोई रोज रोज टॉर्चर करेगा तो एक न एक दिन तो वो बोलेगा ही। और फिर उन ओल्ड लेडी को तो ये लगता था, उन उसकी आंटी को जुम्मन शेख की, कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है इनको, तो इनका फर्ज बनता है मेरी केयर करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखो, ये है जुम्मन शेख, ये इनकी वाइफ है, ये इनकी बूढ़ी आंटी है, पिक्चर में देखो दिखा रखा है जैसा। अब आगे क्या होता है कहानी में, तो चलते हैं आगे। वन डे शी स्पोक टू जुमन, अब एक दिन वो जुमन को बोलती है, माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। ऑब्वियस का मतलब बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं आपके घर में अब रहना नहीं चाहती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं कि भाई आपने मेरी प्रॉपर्टी ली है, तो आप मुझे महीने का कुछ किराया भत्ता दोगे, कुछ वेजेस दोगे, कुछ जो मेहनताना होता है ना वो दोगे, ताकि आप मेरी प्रॉपर्टी को तो रखो ही रखो, लेकिन उस प्रॉपर्टी के बदले में हर महीने मुझे कुछ ना कुछ किराया भत्ता दोगे, जिससे कि मैं अपना खर्च चला सकूं, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। अब वो क्या कहती है कि मैंने मतलब मैं आपके घर में रहना नहीं चाहती। ये तो बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ और स्पष्ट है कि अब मैं आपके घर में नहीं रह सकती, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा इंसल्ट किया जा रहा था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको सुनाया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे काइंडली गिव मी, कि मुझे मंथली अलाउंसेस, मंथली भत्ता दे, जो मजदूरी भत्ता वो दे दीजिए, ताकि मैं अपनी किचन अलग से सेटअप कर सकूं, अलग से अपनी एक रसोई बना सकूं, जिसमें वो आराम से खाना बना सकती है। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। लेकिन जुमन क्या बोलता है
कि मेरी वाइफ जानती है कि घर को कैसे चलाना, हाउ टू रन द हाउस, कि घर को कैसे चलाना है, कि किसको कितना क्या देना है और किसको नहीं देना, ये मेरी वाइफ ही जानती है। क्योंकि घर का कामकाज सारा लेडीज ही करती है ना, तो इसीलिए वो इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता है, इस उलझन में, इस परेशानी में। तो वो सीधा अपनी वाइफ का नाम लेके बचना चाह रहा है। बी पेशेंट, कि थोड़ा सा शांत रहो, सेड जुम्मन शेमलेसली। शेमलेसली का मतलब हो गया बेशर्मी से, बिल्कुल एकदम जिसको शर्म नहीं आ रही, बेशर्मी से, कि देखो कितना बेशर्म होकर एकदम कैसे बोल रहा है अपनी आंटी को, जबकि सारी प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी आंटी की रखी हुई है और अब वो उसको थोड़ा बहुत किराया भत्ता भी देने के लिए तैयार नहीं है। दिस मेड हिज aunt वेरी एंग्री and she decided to take her case to the village पंचायत। और इसके जुम्मन के ऐसे बिहेव ने, बी पेशेंट का मतलब हो गया कि थोड़ा शांत रहो, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कि जैसे आप मुझसे किचन के लिए पैसे मांगने लग गई, कि आराम से इसी घर में रहो, खाना खाते रहो, हम आपको कोई परेशानी में नहीं डालना चाहते। तो इस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं शेमलेसली अपनी आंटी को। फिर उनकी आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि जुम्मन इस तरीके से बिहेव कर रहा है मेरे साथ, ये ऐसा व्यवहार है उनका हाथ दोनों का। उसकी वाइफ तो सुनाती ही सुनाती, और अब जुम्मन जो कि उनका अपना भतीजा है वो भी उसे ऐसे कह रहा है, तो इससे वो गुस्सा हो जाती है। और उसने निश्चय किया, डिसाइडेड का मतलब निश्चय कर लेना, बिल्कुल दृढ़ हो गई वो कि मुझे तो बस पक्का इरादा कर लेना, पक्का इरादा करना कि बस मैंने ये ठान ली है, ठान लेना कि बस अब मुझे क्या करना है, अपना केस पंचायत को बताना है। तो वो एकदम ठान लेती है, डिसाइड कर लेती है कि वो अपना केस पंचायत, ग्राम पंचायत के पास लेके जाती है, विलेज पंचायत के पास। फॉर मैनी डेज, अब काफी दिनों तो क्या होता है, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। अब वो काफी दिनों तक उसने सिर्फ अभी लेकर नहीं गई है, सिर्फ डिसाइड किया है कि मैं अपना केस कहाँ लेकर जाऊंगी, विलेज पंचायत में। पंचायत को अपना सारा का सारा जो भी मेरी साथ हो रहा है वो बताऊंगी, मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी पंचायत को। तो कोई ना कोई इंसान तो ऐसा ही होगा जो मेरी बात सुनेगा। तो काफी दिनों तक वो क्या करती है, वो लोगों से वहां बात करती हुई देखी गई, कि गांव में जितने भी कोई आदमी आ रहा है, कोई औरत आ रहा है, तो बैठ के पकड़ कर या उनसे मिलने जाकर वो अपनी प्रॉब्लम बताती है। एक्सप्लेनिंग हर केस, अपना केस एक्सप्लेन करती है, पूरा विस्तार से बताती हैं। एंड सिकिंग देयर सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब हो गया समर्थन, और उनकी हेल्प लेने की वो कोशिश करती है कि कोई ना कोई तो मुझे भी सपोर्ट करेगा, मुझे भी हेल्प करेगा, मेरा भी समर्थन करेगा। Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her too. कुछ ने क्या किया, उसके प्रति सहानुभूति दिखाई, दया दिखाई कि वो ओल्ड लेडी के साथ क्या हो गया, और कुछ उस पर हंसे कि वो बड़ी गई थी अपने भतीजे के पास सारी प्रॉपर्टी देखकर देकर वहां रहने। तो बहुत सारों को तो हंसी आ रही होगी, वो इससे तो अच्छा हमें प्रॉपर्टी दे देती, हम ही देखभाल कर लेते, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे लोग। और कुछ ऐसे भी हंस रहे, सारी प्रॉपर्टी देने की क्या जरूरत थी, कुछ अपने पास रख लेती हूँ। हर तरह के लोग होते हैं ना, तो अब कुछ उसको सिंपैथाइज कर रहे हैं, यानी सहानुभूति दिखा रहे हैं उसके प्रति। सहानुभूति, कोई दया मतलब सहानुभूति दया इस तरीके से दिखा रहे हैं, कोई उस पर हंस रहा है, और कुछ लोगों ने एडवाइस किया, उसको सलाह दी। और क्या सलाह दी उन्होंने, एडवाइस हो गया सलाह देना, कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि मेक इट अप का मतलब स्टॉप कर देना, बंद कर देना। कि उन्होंने एडवाइस किया है कि तुम्हारा अपना ही तो भतीजा है, अपने ही भतीजे की बहू है, क्या प्रॉब्लम है, एक ही फैमिली के बंदे हो, तो सब खत्म करो और शांति से रहो। बहुत लोगों ने ये सलाह दी। नेफ्यू भतीजा, जो उसके भाई का, या जो उनके हस्बैंड के भाई का बेटा होता है उसको भतीजा बोलते हैं। एट लास्ट
शी केम टू अलगू चौधरी। अब देखो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख तो बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, इतने ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे कि अगर एक दूसरा मतलब गांव से चले जाते थे, एक जना गांव में नहीं होता तो दूसरा उसकी फैमिली की बहुत अच्छे तरीके से केयर करते थे। अब वो अलगू चौधरी के पास जाती है, हालांकि उनको पता होता है कि ये जुम्मन का फ्रेंड है, उसके बावजूद भी वो उनके पास जाती हैं एंड स्पोक टू हिम, और उनको कहती है यू नो चाची, जुम्मन इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब वो जैसे ही अपनी प्रॉब्लम जो उसको अलगू चौधरी को बताती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने जुम्मन ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया है, क्या मुझे विलेज पंचायत का सहारा लेना चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे, तो इस तरीके से वो पूछती हैं, जो भी वो बातें करती हैं। तो जो ये अलगू चौधरी कहता है यू नो चाची, कि आप जानती हो ना चाची कि जुम्मन जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट का मतलब हो गया उसके विरोध है, उसके खिलाफ, कि मैं कैसे जुम्मन के खिलाफ जा सकता हूँ, आप जबकि जानती हो कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, जुम्मन और मैं बहुत गहरे दोस्त हैं, तो फिर आप कैसे मैं चाहती हूँ कि मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। अलगू सेड, अलगू ने कहा बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम, मम का मतलब हो गया शांत रहना, चुप रहना, क्वाइट एंड साइलेंट एंड नॉट टू से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन क्या ये सही है मेरे बच्चे कि बिल्कुल शांत रहना, चुप रह जाना, नॉट टू से एक शब्द भी नहीं कहना जिसको तुम समझते हो कि ये बिल्कुल सही है, जस्ट एंड फेयर, क्या तुम्हें लगता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सही है एकदम, कि जुम्मन मेरे साथ जो कर रहा है वो सही है, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और फिर भी ये सोचते हुए तुम सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे, सिर्फ किस वजह से, अपनी फ्रेंडशिप की वजह से चुप रहना गलत बात है, क्या चुप रहना और एक शब्द भी न कहना सही होगा। प्लेडेड द ओल्ड लेडी, प्लेडेड का मतलब उससे विनती की, विनती करना, कि विनती करते हुए कहा कि ये तो गलत है कि तुम फ्रेंडशिप के चक्कर में सही और गलत का फैसला नहीं ले पा रहे, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड, अब उसने कहा पंचायत में आओ और सच्चाई कहो। अलगू डिडंट रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब हो गया जवाब देना, आंसर करना, जवाब देना। अब उसने क्या किया, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन ईयर्स, इन हिज ईयर्स। अब क्या किया उन्होंने, जब वो लेडीज ये कहकर चले गई कि तो ठीक है तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जुम्मन तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो इससे बेटर यही है कि तुम पंचायत में आओ, सच्चाई बताओ कि तुम क्या सोचते हो, मैं गलत हूँ या जुम्मन गलत है। अब वो अलगू उसको कोई जवाब नहीं देता, जुम्मन की आंटी को, लेकिन जो वो कह कर गई हैं उसके शब्द जो थे उसके कानों में गूंजते रहते हैं, और कौन से शब्द, ये कि देखो वो तुम्हारा फ्रेंड जरूर है लेकिन सब कुछ जानते हुए मम बने रहना, साइलेंट क्वाइट बने रहना सही नहीं है, जबकि तुम जानते हो सही क्या है। अब बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। अब तक हमें क्या समझ में आ रहा है, अब तक तो जैसे सिचुएशन दिख रही है ये है कि उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, कुछ सालों तक अपनी आंटी की बहुत अच्छे से देखभाल की, उसके बाद वो लोग बोर हो गए, उससे फेडअप हो गए, और वो अब उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको टॉर्चर करने लगे, उसको सुनाने लगे, उसकी इंसल्ट करने लगे। अब बुढ़िया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कोई भी आदमी अगर परेशान हो जाता है, सहन करने की उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर क्या करता है, कहीं न कहीं कोई ना कोई सहारा ढूँढता है कि कोई मेरी मदद कर दो। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होता है ना? जब होमवर्क नहीं किया हुआ तो फ्रेंड से कहते हैं कि कैसे भी करके मुझे इस सिचुएशन से बचा लो ताकि मेरी टीचर से पिटाई ना हो, तो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही वो भी कुछ जिन लोगों को गांव में जानती है उनके पास जाती है, अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। कुछ उसको सलाह क्या देते हैं कि तुम्हारे फैमिली मैटर है, तुम्हारा अपना भतीजा है, तुम्हारी अपनी बहू है, तो तुम लोगों को अपना प्रॉब्लम घर में ही सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड banyan tree।
उसी शाम को पंचायत होती है, पंचायत को बुलाया जाता है। बैनियन ट्री के नीचे पंचायत होती है। बैनियन ट्री क्या होता है? बरगद का पेड़। जो देखो जैसे इसमें बैठे हुए बहुत सारे लोग। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, अब जुम्मन खड़ा होता है, अपना पक्ष रखता है, अपनी सिचुएशन बताता है। सेड कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंचों की आवाज होती है, पंचों ने जो कह दिया वो भगवान की आवाज होती है, वही सही होता है जो पंचों ने कह दिया। अब वो भी ये भी मानते हैं, वो मतलब इस तरीके से कहने चाह रहे हैं कि जो आप लोग पंच बनकर यहाँ बैठे हो, जो फैसला आप करोगे वो बिल्कुल सही होगा, वो भगवान का फैसला होगा। लेट माई ऑन्ट नॉमिनेट द हेड पंच, और मैं अपनी आंटी को अलाउ करता हूँ नॉमिनेट करने के लिए, यानी चूज करने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए। तो वो कि आंटी को वो कहते हैं कि मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो कोई भी हेड पंच चुन सकती हैं। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। अबाइड बाय का मतलब हो गया एक्सेप्ट करना, मान लेना। एक्सेप्ट करना या मान लेना कि मैं अपनी उस आंटी के उस डिसीजन को मान लूंगा, उस निर्णय को, उस फैसले को। डिसीजन क्या हो गया? फैसला, निर्णय। कि जो भी फैसला मेरी आंटी करेंगे कि किसको उन्हें पंच, हेड पंच बनाना है और किसको नहीं, जो भी वो सिलेक्ट करेंगी, मैं उस निर्णय को, उस फैसले को मान लूंगा। अबाइड बाय, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। और नॉमिनेट, प्रोपोज, यानी हम प्रपोजल रखते हैं ना कि इसका नाम हम सुझाते हैं कि ये हेड पंच होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम हमारे कमेंट नहीं पढ़ती। बेटा हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। हम हर बच्चे के कमेंट पढ़े जाते हैं, और जहाँ तक हमारा कोशिश यही होती है कि आप लोगों के हर कमेंट का हम रिप्लाई करें। इवन जो आप लाइव चैट करते हो वो भी हम पढ़ते हैं। द पंच knows neither friend nor enemy. What do you say to अलगू चौधरी? The old lady announced. अब ओल्ड लेडी क्या कहती हैं कि देखो आप लोग सभी मानते हैं जो पंच होते हैं, पंच जानते हैं कि उनका कोई फ्रेंड नहीं होता और ना ही उनका कोई दुश्मन होता, कोई शत्रु होता। सब उनके लिए इक्वल होते हैं, सबको वो एक ही नज़र से देखेंगे, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, या उनका दोस्त हो या उनका दुश्मन हो, लेकिन पंचायत के सामने सब एक जैसे होंगे। तो अलगू चौधरी के बारे में क्या ख्याल है? अलगू चौधरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जो ओल्ड लेडी थी, उनकी आंटी थी, उन्हें अनाउंस किया। फाइन, replied Juman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना की जा सके, वो चीज हो गई। क्योंकि अब जुम्मन तो हाइडिंग हिज जॉय, अपनी खुशी का उसको ठिकाना नहीं रहा, अपनी खुशी छुपाते हुए कहते हैं फाइन, कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब उसको तो लग रहा है हाउ लकी आई एम, कि मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी आंटी ने हेड पंच किसको चुना है, किसका नाम सुझाया है कि अलगू चौधरी का। अब अलगू चौधरी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे अगेंस्ट वो जाएगा नहीं, तो इसलिए वो खुश हो रहा है, लेकिन अपनी खुशी को छुपाते हुए कहता है फाइन, कि ठीक है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, सेड अलगू। अलगू कहता है कि चाची आपको पता है, आप जानती हो मेरी और जुमन की फ्रेंडशिप के बारे में, हम बहुत गहरे मित्र हैं। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंट ने कहा हाँ मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। कंसाइंस क्या होती है? अंतरात्मा, कि आपके जब आप कोई भी सही या गलत काम करते हो ना, तो हमारे मन में अंदर से बिल्कुल हमारे आंतरिक मन को पता होता है हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हो। हर बंदे को ये पता होता है, हर ह्यूमन बीइंग को पता होता है कि वो कहाँ सही है और कहाँ गलत है। जब वो अपने इनसाइट्स को, जो उसके बेसिक इंसेक्ट्स होती हैं, उनको इग्नोर करता है, जो अपनी उसके अंदर की जो सेंसेस होती हैं, जो उसको सही गलत का एक बार उसको हिंट देती हैं, उनको अगर वो इग्नोर कर देता है तभी इंसान गलत फैसले लेता है। लेकिन अगर वो सोच समझकर कोई कदम उठाता है तो वो गलत नहीं होता। इसीलिए वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम फ्रेंडशिप की खातिर
अपने कंसाइंस को, अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। भगवान जो है पंचों के दिलों में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। ये तो बिल्कुल जुम्मन ने भी कहा कि जो पंचों की आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और उसके बाद जो जुम्मन शेख की आंटी थी, ओल्ड लेडी, वो अपना पक्ष रखने लग गई, अपना केस बताने लग गई कि उनके साथ क्या हुआ है। जुम्मन सेड अलगू। अब अलगू ने कहा, जुम्मन, you and I are old friend. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? अब उसकी आंटी का सारा केस सुनने के बाद, उसका सारा जो भी उसकी आंटी बताती है अपना सारा मैटर, वो मैटर बताने के बाद अलगू कहता है कि जुम्मन, क्योंकि जुम्मन को हेड पंच चुन लिया गया है, तो अब जुम्मन अलगू को हेड पंच चुन लिया गया है, तो अब वो जुम्मन के कहता है कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो कि तुम और मैं बहुत अच्छे, बहुत पुराने फ्रेंड हैं, और तुम्हारी आंटी जितनी तुम्हें प्यारी है उतनी मुझे भी प्यारी है, क्योंकि जैसी वो तुम्हारी आंटी है वैसी ही मेरी आंटी है, और मैं अब एक पंच हूँ, और तुम एंड तुम्हारी आंटी दोनों की दोनों, यानी जुम्मन और जुम्मन की आंटी, अब दोनों मेरे सामने इक्वल हो, बराबर हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे दोस्त हो और ये तुम्हारी आंटी है, बल्कि अब तुम पंचों की नज़रों में दोनों एक दो बंदे हो, और केस लेकर अपना पंचायत के सामने आए हो। तो अब मुझे बताओ कि आप अपने डिफेंस के बारे में, डिफेंस हो गया बचाव, अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो, अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो। अब वो जुम्मन को की तरफ बोलता है, जुम्मन को कहता है कि तुम भी अपना पक्ष रखो। 3 years ago बिगिन जुम्मन। अब जुम्मन ने कहना शुरू किया कि 3 साल पहले माई aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. अब वो कहता है कि 3 साल पहले की बात है, मेरी आंटी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी, मेरे मतलब मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी, जो भी पैसा ज़मीन जायदाद उनके पास थी, और इसके बदले में मैंने प्रॉमिस किया था कि वो जितना दिन रहेगी, जब तक जिंदा रहेगी, शी लिव्ड, कि मैं उसको सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल। क्वारल मतलब झगड़ा, क्वारल हो गया झगड़ा, कि हमारे बीच में, मेरी वाइफ और मेरी आंटी के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, कुछ उनका मनमुटाव हो गया, कुछ उनके बीच में बहस हुई, लेकिन मैं इसको रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंसेस फ्रॉम मी। लेकिन अब मेरी आंटी जो है मुझसे मंथली भत्ता चाहती हैं, महीने का उसको पैसा चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल, और ये संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। और यही सब है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी आंटी को मंथली अलाउंसेस नहीं दे सकता, कुछ महीने का जो रुपया पैसा उसको चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर। अब जुमन से क्रॉस एग्जामिन्ड का मतलब हो गया उससे जांच पड़ताल करना, उनसे बार बार क्वेश्चन आंसर पूछे गए। देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गोन इन टू द मैटर। गोन इन टू द मैटर मतलब बहुत अच्छे से, गहरे से उसको जांच पड़ताल करना, उसको देखने के बाद पूरे मैटर को केयरफुली, सावधानी से पूरे मामले को देखने से हमें पता चला, हमने अब इसको देखा, वो अनाउंस कर रहा है। इन आवर ओपिनियन जुमन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंसेस। अब पंचों ने क्या फैसला किया कि पूरे मामले की छानबीन करने के बाद, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद, उसको परखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो जुम्मन की आंटी है उसको मंथली अलाउंसेस दिया जाए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। अगर वो नहीं दे सकता मंथली अलाउंसेस, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है जो उसने जुम्मन को ट्रांसफर की है वो उसे वापस दी जाए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब इस केस के बाद दोनों फ्रेंड्स अलगू और जुम्मन
बड़ी मुश्किल से कभी कभार, सेल्डम का मतलब हो गया रेयरली, बड़ी मुश्किल से कभी कभार उनको एक साथ देखा गया। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन। अब उन दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, जो गहरा रिश्ता था उनका दोस्ती का, वो टूट गया। इन फैक्ट, वास्तव में, जुमन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। रिवेंज का मतलब हो गया बदला, और एनिमी क्या होता है? दुश्मन, शत्रु। अब जुमन जो है वो अलगू का शत्रु हो गया, और बस वो एक ही बात उसके मन में थी कि कैसे भी करके मैं जुमन से जुमन जो है ये चाहता था कि कैसे भी करके मैं अलगू से अपना बदला लूं। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है ना, कि दो गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के परिवार का इतना ख्याल रखते हैं, और सिर्फ एक छोटी सी बात में, एक छोटा सा केस हुआ और उस पे उनकी गहरी दोस्ती टूट गई। जबकि देखने से क्या पता चल रहा है कि आंटी जो है वो तो बिल्कुल सही है भाई, उसने प्रॉपर्टी दी है तो डेफिनेटली वो ये चाहेगी कि उसकी केयर की जाए, और नहीं केयर कर सकते तो उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस दी जाए। एक तरह से तो ये सही बात है, और यही अलगू ने किया। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अपनी दोस्ती को बचाते, या जो फैसला अलगू ने किया वही करते? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, और ये बस अभी हमारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट। दिन बीतते गए, और जैसे कि बुरा समय जब शुरू होता है तो वैसा ही हुआ। इल लक, दुर्भाग्य से बुरा समय शुरू हुआ। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब हो गया डिफिकल्ट सिचुएशन। अलगू चौधरी ने अपने आप को एक बड़ी मुश्किल स्थिति में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड। उसके जो बैलों का जोड़ा था, बुलॉक्स होते हैं बैल, ओक्स भी बोलते हैं उनको और बुलॉक्स भी, तो बैलों का जो जोड़ा था उनमें से फाइन पेयर था, वो बहुत ही बढ़िया जोड़ा था उसका, उनमें से एक की डेथ हो जाती है। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। लेकिन वो क्या करते हैं, अब एक बैल से तो वो हल भी नहीं जोत सकते, अपना खेत नहीं जोत सकते, कुछ नहीं कर सकते ना, तो उसने सोचा एक बैल का क्या रखूंगे, या तो मुझे दूसरा बैल खरीदना पड़ेगा, लेकिन वो टाइट सिचुएशन में, टाइट स्पॉट में है, डिफिकल्ट सिचुएशन में है। तो उसे लगा कि अब दूसरा बैल भी मैं किसी और को बेच ही देता हूँ। एक कार्ट ड्राइवर होता है विलेज। एक कार्ट ड्राइवर था, जो गाड़ी चलाता ना, बैलगाड़ी, तो उसको वो बेच देता है समझू साहू का, साहू उसका नाम था। देन द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन अ मंथ्स टाइम। और ये फैसला किया गया, अंडरस्टैंडिंग का मतलब उन दोनों के बीच में ये समझ, ये बातचीत हुई कि जो समझू साहू ने जो बैल लिया है उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, उसकी जो पे करना है उनको ब्लॉक की, वो महीने के अंदर में ही, महीने के मंथ्स टाइम, एक महीने के अंदर अंदर वो सारी की सारी जो भी जिस प्राइस में उसको खरीदा गया है बैल को, वो अलगू चौधरी को देनी होगी। इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ्स। लेकिन ऐसा हुआ कि मंथ से पहले ही, कुछ मंथ्स में, वो बैल मर गया। अब दूसरा बैल भी, एक बैल तो अलगू चौधरी के पास ही मर गया था, दूसरा बैल उसने समझू साहू को बेच दिया था, और समझू साहू को एक महीने के अंदर पैसा देना था, लेकिन इससे पहले वो पैसा देता, उसने उससे काम ज्यादा कराया और वो मर गया। Several months after the block's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. अब काफ़ी समय बीत गया। देखो अलगू चौधरी इतने समझदार थे, उन्हें लगा कि अभी अभी मेरा बैल मरा है और मैंने दूसरा बैल उसको दे दिया, मैं अब भी पैसे की बात करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसको लगा कि अब उसका बैल को मरे हुए, समझो साहू वाले बैल को भी मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, कई महीने बीत गए हैं ब्लॉक की डेथ को हुए। तो अलगू चौधरी ने रिमाइंड कराया, याद कराया, रिमाइंड का मतलब हो गया याद कराना, साहू को याद कराया कि उसने अभी तक जो बैल लिया था मुझसे उसकी पेमेंट नहीं की, उसका धन मुझे वापस नहीं किया, उसकी जो कीमत थी वो वापस नहीं की है। साहू गोट वेरी अनॉयड। अब साहू को बहुत अजीब सा लगा, नाराज हो गया। अनॉयड का मतलब नाराज होना, एक तरह से थोड़ा सा खिन्न हो जाना, नाराज होना। वो अनॉयड हो गया
आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। रेस्ट बीस्ट का मतलब हो गया जो अजीब सा जानवर तुमने मुझे दिया है, बिल्कुल रेस्ट टूटा फूटा है, मतलब बेकार सिचुएशन में। पैनी का मतलब हो गया एक ढेला, एक ढेला भी नहीं देने वाला, यानी कि सिंगल पैसा भी मैं आपको नहीं देने वाला। जो बीस्ट तुमने मुझे बेचा था वो बिल्कुल सही नहीं था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूम। वो हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आया, सिर्फ बर्बादी ही लाया। आई हैव अ बुलॉक। मेरे पास भी एक बैल है। यूज इट फॉर अ मंथ। अब वो अलगू चौधरी को क्या कहते हैं कि देखो मैं पैसा तो एक सिंगल पैनी नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत ही बेकार तुमने मुझे बैल दिया था। हाँ, उसके बदले में तुम चाहो तो मेरा बैल यूज कर सकते हो, मेरे पास भी एक बैल है। उसको कुछ महीनों तक यूज करो एंड देन रिटर्न इट टू मी। और उसके बाद उसे मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक ही सेड एंग्रीली। और उसने गुस्से में आकर कहा कि मरे हुए के लिए तो मैं तुम्हें कोई पैसा देने वाला नहीं हूँ। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब और अलगू को कुछ भी समझ में नहीं आया कि इससे बहस करना तो बेवकूफ़ी है, ये तो पैसे देने वाला नहीं। इसने साफ साफ अपना इरादा बता दिया और ऊपर से कह रहा है कि उसके घर भी एक बैल है, कुछ महीनों तक उसको यूज करो। और साथ में क्या कह रहा है कि मैं मरे हुए का कुछ पैसा देने वाला नहीं हूँ। तो इसीलिए अलगू चौधरी ने डिसाइड किया, उसने फैसला लिया कि मुझे अपना केस पंचायत को के पास लेकर जाना चाहिए। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों के अंतराल में ही दूसरी बार प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। फिर से पंचायत बुलाई गई। कुछ महीने पहली बार कब बुलाई थी? जब जुम्मन की आंटी ने बोला था। और दूसरी बार कब बुलाई है? अब अलगू चौधरी और किसके बीच में झगड़ा है? समझू साहू के बीच में। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब दोनों पार्टी कौन सी? अलगू चौधरी की तरफ वाले लोग अलगू चौधरी और दूसरी तरफ समझू साहब वाले लोग, दोनों ही लोगों का सपोर्ट लेने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए लोगों से मिलना जुलना शुरू करने लगे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री। अब फिर से पंचायत बरगद के पेड़ के नीचे होती है। अलगू स्टूड अप। अलगू खड़ा होता है एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। अब मैंने अबाइड बाय का ऊपर आप लोगों को मीनिंग बताया था, तो अबाइड बाय का मीनिंग क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे जल्दी से। और नॉमिनेट, अब वो क्या कहते हैं अलगू चौधरी कि देखो वो खड़े होके कहते हैं कि पंचों की आवाज़ जो होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, और मैं चाहता हूँ कि समझू साहू हेड पंच को नॉमिनेट करे। उसका जो फैसला होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसको मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन। साहू ने जैसे ही उसको मौका मिला, चांस का मतलब हो गया मौका, अवसर। जैसे ही उसको मौका मिला तो उसने क्या किया? किसका नाम प्रपोज कर दिया? जुमन का। अलगूज हार्ट सैंक। सैंक का मतलब बैठ जाना, डूब जाना। अब उसका दिल बैठ गया। ही टर्न पेल। वो पीला पड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। वो दोनों तो बात भी नहीं करते, अब वो दोनों दुश्मन बन चुके हैं। और जुम्मन शेख ने तो ठान रखी थी कि कैसे भी करके मुझे अलगू चौधरी से बदला लेना है, रिवेंज लेना है। और साहू भी ये बात जानते थे, इसलिए जानबूझकर उसने अलगू के का और जो उसका केस पंचों के सामने आया तो जानबूझकर उसने जुम्मन को हेड पंच के लिए नॉमिनेट किया। बट वुड कुड ही डू। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो क्या कर सकता था अलगू चौधरी? अब हेड पंच तो कौन बनाया गया? जुम्मन शेख। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी। अब जैसे ही जुम्मन शेख को हेड पंच बनाया गया तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब एहसास होना, उसने फील किया एज जज कि अब मैं हेड पंच हूँ, एक जज हूँ, एक फैसला करने वाला व्यक्ति हूँ। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। ऑफिस कौन सा? जो पंचायत है, यानी पंचों के साथ अब मुझे भी अपनी डिग्निटी, डिग्निटी होती है प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कि मुझे भी अपनी इस जो पंचायत हुई, इस पंचायत के मान सम्मान की, इसकी प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो अगर मैं गलत फैसला करूंगा
तो पूरी पंचायत गलत होगी, सारे पंचों का जो फैसला होगा वो गलत होगा, क्योंकि ये हेड है। और अगर मैं फैसला सही करूँगा तो यानी सारा फैसला सही होगा। तो वो इस तरीके से सोचता है, अपने ऑफिस की, अपने पंचायत की डिग्निटी को भी समझता है, और फिर ये देखता है एज अ जज मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और मुझे फैसला सही लेना होगा। तो ये सारी बातें जुमन शेख सोच रहा है। कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस, उस ऊंचे स्थान पर बैठकर, यानी हेड पंच के रूप में वो बैठकर, हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो अभी भी अपना बदला ले सकता है? कमेंट करके जरूर बताओ। ही थॉट एंड थॉट, अब वो सोचता रहा, नो ही मस्ट नॉट। अब देखो यहाँ पर ये जो मनशेख है, ये अलगू चौधरी है, ये यहाँ समझो साहब वगैरह गांव के दूसरे लोग हैं, ये पूरी पंचायत बैठी हुई है, गांव का ही ये सीन चला हुआ है। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि गांव में अगर थोड़ा बहुत भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसके फैसले पंचायत ही निपटाती है, सरपंच के पास जाते हैं सभी। और सरपंच क्या होते हैं? हेड पंच होते हैं सरपंच। आजकल उनको हेड पंच की बजाय सरपंच बोला जाने लगा। और चौपाल में पंचायत बुलाई जाती है। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा है तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मैं जब भी गाँव जाती हूँ तो कभी ना कभी कोई ना कोई पंचायत तो होती ही रहती है। कई बार वो गली की साफ सफाई के लिए हो जाती है, नालियों की साफ सफाई के लिए हो जाती है, या फिर कोई फंड इकट्ठा करना हो, कोई चैरिटी के लिए, तब वो हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने ऐसी कोई पंचायत अपने गांव में देखी है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई और फैसला पंचायत ने किया, तो मुझे ज़रूर बताइए। Allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. अब वो सोच रहा है बार बार कि क्या ये सही होगा, मैं यहाँ अपनी पर्सनल फीलिंग को सच्चाई और जस्टिस, न्याय और सत्य के बीच में ले आऊं। सच्चाई या सत्य, ट्रूथ, और जस्टिस हो गया न्याय। अब वो सोच रहा है कि न्याय और सत्य के बीच में अपनी फीलिंग कौन सी है उसकी? रिवेंज लेने की। क्या ये मुझे इसके रास्ते में लानी चाहिए, न्याय और सच्चाई के? तो वो ये चीजें सोच रहा है जुमन शेख। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, अब दोनों ने अपना अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया, अलगू चौधरी और समझू साहू ने। प्रॉब्लम किसके बीच में हो रही थी? जुमन शेख और अलगू चौधरी, किसके बीच में हो रही थी? समझू साहू और अलगू चौधरी के बीच में, क्योंकि बैल मर गया, साहू उसकी कीमत देने के लिए रेडी नहीं था। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। कंसिडर्ड का मतलब सोचना समझना, उसको पूरा मनन करना, पूरा क्रॉस एग्जामिन करने के बाद, यानी जांच पड़ताल करने के बाद, उसको परखने के बाद, उसको जांचने के बाद, उन्होंने केस की गहन स्टडी की, उसको बड़े ध्यान से देखा। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और उसके बाद जुमन खड़ा हो गया, क्योंकि हेड पंच है, फैसला तो उसी को सुनाना है। इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलोक। उसने फैसला सुनाया कि साहू को, कि हमारे विचार में, ओपिनियन हो गया विचार, कि हमारे विचार में, हमारे इरादे में, हमारे फैसले में ये है कि साहू को जो बुलोक की प्राइस है, जो कीमत है जो उसकी, वो उसको चुकानी पड़ेगी। व्हेन साहू बोट द बुलोक, जब साहू ने, क्यों चुकानी होगी? क्योंकि जब साहू ने बैल को खरीदा, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। तो जब उसने अलगू चौधरी से बैल खरीदा था तो तब कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, यानी कोई वो पूरी तरीके से प्रॉपर बहुत ही अच्छा था, और कोई उसको बीमारी नहीं थी। डिजीज हो गया बीमारी, कोई बीमारी नहीं थी। बैल जो था एकदम सही हालत में था, स्वस्थ था। द डेथ ऑफ द ब्लॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, लेकिन बैल का मरना दुर्भाग्य की बात है, इसमें अलगू की कोई गलती नहीं। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, दोष देना, कि इसका ब्लेम, अब बैल मर गया है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें आप लोगों का कोई लेना देना नहीं होता, ये तो भगवान के हाथ में। तो वो कहते हैं कि इसका दोष हम अलगू को नहीं दे सकते कि बैल मर गया तो अलगू की गलती की वजह से मरा है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अब अलगू को समझ नहीं आया अपनी फीलिंग्स, वो दबा नहीं पा रहा था, वो एकदम हैरान था, सरप्राइज था कि कैसे ये तो मुझसे बदला लेना चाहते थे जुम्मन शेख, और कैसे इन्होंने मेरे फेवर में फैसला सुना दिया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन,
अब वो बहुत एकदम से अपनी खुशी मतलब वो अपने अंदर की जो फीलिंग्स थी, जो खुश हो रहा था, जो हैरान हो रहा था वो, अपनी फीलिंग्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाया और खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, कि ये पंचायत की जीत है, और बार-बार यही बोलता है और तेज आवाज़ में बोलता है कि ये पंचायत की जीत है। दिस इज जस्टिस, और ये क्या है, न्याय है, कि यही सही फैसला है, ये बिल्कुल सही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, जो भगवान है वो पंचों की रूप में, पंचों की वॉइस में, उनकी आवाज में रहता है, कि फैसला वो करते हैं। जब पंच बनते हैं तो आपके सामने खड़ा हुआ जो बंदा होता है, आपका सगा संबंधी नहीं होता, आपका दोस्त नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब एक नज़र में होते हैं। देखो पहले अभी गाँव वगैरह में तो पंचायत होती है, लेकिन शहर में झगड़ा हो तो हम कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जो जज होते हैं, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्याय करते हैं, वो अमीर गरीब का फर्क नहीं करते। वो किसी जाति धर्म का वो नहीं करते कि ये उस जाति का तो मुझे इसके फेवर में फैसला लेना है, ये उस धर्म से है या ये मेरे धर्म से, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। तब वो क्या देखते हैं कि सब जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो उनके सामने बिल्कुल एक जैसे हैं, और उन्हें निष्पक्ष होके, इम्पार्शियल होके फैसला लेना है। सून आफ्टर जुमन केम टू अलगू, और उसके थोड़ी देर बाद ही जुमन जो है अलगू के पास आया। एम्बेरेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है हग करना, गले लगाना, उसको गले लगा लिया अलगू को उन्होंने, जुमन शेख ने, क्योंकि देखो इतने दिनों से वो अलग रह रहे थे, एक दुश्मनी का उनके बीच में भाव जग गया था, गले लगाना। एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, कि जब लास्ट पंचायत हुई थी तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। एनिमी होता है दुश्मन। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मींट टू बी अ पंच, और आज मुझे एहसास हुआ, आज मैं जान सकता हूँ कि एक पंच बनने का मतलब क्या होता। व्हाट इट मींट टू बी अ पंच, एक पंच बनने का मतलब, अर्थ क्या होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नोर एनिमी, और जो पंच होता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, सब उसके लिए इक्वल होते हैं। ही नोज ओनली जस्टिस, और वो क्या जानता है, सिर्फ और सिर्फ न्याय, क्योंकि जो पंच बन गया है तो उसको बस अब ये देखना है कि मेरी वजह से कोई गलत फैसला ना हो जाए, किसी इनोसेंट को पनिशमेंट ना मिल जाए, किसी को ऐसे जो भोला भाला सीधा साधा इंसान है जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको सजा ना मिल जाए। लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, डिविएट का मतलब होता है मूव अवे फ्रॉम, यानी उससे भटक जाना, उससे दूर चले जाना। पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी, कोई भी, लेट वन डिविएट ऑफ फ्रॉम द पाथ, कि कोई भी दुश्मनी और दोस्ती हमें उस न्याय के और उस सत्य के रास्ते से भटका नहीं सकते। पाथ हो गया रास्ता, पथ, कि उस पथ पर, जिस पथ पर हम हैं अभी, यानी कि जो जो फैसला हम दे रहे हैं, जो पंच बनकर हम यहाँ पर फील कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमारे पंच बनकर बनती है, उस पंच के रास्ते में जब हम अपनी फीलिंग्स और अपनी दोस्ती दुश्मनी को नहीं रख सकते, हमें सिर्फ न्याय और सत्य का साथ देना होता है। अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड, अब अलगू भी उसको हक कर लेता है, उसको गले लगा लेता है, एंड फैक्ट, और रोता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, अब जो उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो गलत फहमी हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब गलत फहमी, जो उनके अंदर एक गलत फहमी हुई थी, वो डर्ट, डर्ट का होता है धूल, वो गलत फहमी की धूल उनके आंसुओं से धुल गई। टीयर्स वॉश्ड अवे, उनके आंसुओं ने उस धूल को धो दिया, और उनके बीच में पहले जैसी दोस्ती होगी, पहले जैसा प्रेम हो गया, और अब दोनों हैप्पी हैं। तो कैसी लगी ये कहानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। और इसका राइटर है प्रेमचंद। प्रेमचंद बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया उपन्यासकार, उसने बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखी हैं, बहुत ही प्यारे से उपन्यास लिखे हैं। अगर आपने कोई भी इनकी कोई कहानी पढ़ी है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं, और जो भी इनकी कहानियाँ होती हैं ना, वो बहुत ही अच्छी होती हैं, वो हमें जीवन की सीख देती हुई होती हैं।
एक गोदान इनका बहुत अच्छा, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये इनके काफ़ी सारे अच्छे नॉवल हैं। आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। ये हमने अपनी स्टोरी कंप्लीट की और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए इतना ऐसी वीडियोस अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ बनाते रहें तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बच्चों।